हम लोग जो AIB 20 पर्पस से जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं ना, चाहे वो एविडेंस एक्ट हो या कोई भी अदर एक्ट हो या कोई भी लॉ हो, तो उसमें हम लोग को बस ये देखना है कि जैसे कोई टॉपिक है, जैसे बर्डन ऑफ प्रूफ है, ठीक है? तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो कौन से सेक्शन में है और कहाँ तक है, ये सारा चीज हम लोग को नोट करना है। तो डीप स्टडी हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, इसलिए शॉर्ट में जो है हम लोग, बहुत कम समय है, इस वजह से हम लोग शॉर्ट में जो है पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस चीज को बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं या शॉर्ट में कर रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है? तो हम लोग जो है एविडेंस एक्ट को कवर कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग AIB 20 एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, और इसमें जो हमारा फोकस एरिया था वो क्या सब था? कन्फेशन, डाइंग डिक्लेरेशन, बर्डन ऑफ प्रूफ, एक्सपर्ट ओपिनियन और रेस गेस्टे। मतलब ये 5 जो है हम लोग का फोकस एरिया था, ये 5 टॉपिक था। आज के डेट में हम लोग ये सारे के सारे जो टॉपिक है, जो 5 जो फोकस एरिया है, ये सारे के सारे टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो कन्फेशन है वो कहां से कहां तक है। तो मैं आपको बता दूं, एविडेंस एक्ट में जो है, जब आप सेक्शन 24 में जाओगे तो कन्फेशन जो है 24 से लेकर के सेक्शन 29 तक आपको मिल जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, अगर कन्फेशन से क्वेश्चन है तो फटाफट जो है सेक्शन 24 में जाएंगे और 29 तक, ये बीच में आपका कन्फेशन मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग देख लेते हैं। पहले सेक्शन 24 को देखते हैं। सेक्शन 24 में है कन्फेशन काउच्ड बाय थ्रेट और प्रॉमिस। तो 24 में जो कह रहा है बात, हम पहले उस चीज को समझ लेते हैं। 24 क्या कह रहा है? कन्फेशन काउच्ड बाय थ्रेट और प्रॉमिस। तो प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दांडिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है? अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति दांडिक कार्यवाही में विसंगत होती है यदि उसके किए जाने के बारे में न्यायालय को प्रतीत होता है कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में वह ऐसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई जो प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से दिया गया है, और जो न्यायालय की राय में इसके लिए पर्याप्त हो कि वह अभियुक्त व्यक्ति को वह अनुमान करके करने के लिए उस युक्त प्रतीत होने वाले आधार देती है कि उसे करने से वह अपने विरुद्ध कार्रवाइयों के बारे में ऐहिक रूप से कोई फायदा उठाएगा या ऐहिक रूप से किसी बुराई का परिवर्तन कर लेगा। देखिए, सेक्शन 24 जो है, यानी धारा 24, उसमें क्या कह रहा है? कन्फेशन काउज्ड बाय इंडसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। मान लीजिए कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, कोई क्रिमिनल केस का प्रोसीडिंग चल रहा है। अब उसमें जो है पुलिस ऑफिसर के द्वारा या किसी भी अधिकारी के द्वारा, जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर है उसके द्वारा किसी भी पक्षकार को, किसी भी पार्टी को या किसी भी एक्यूज पर्सन को धमकी दिया गया या उसको डराया गया या प्रॉमिस किया गया किसी चीज को लेकर के कि तुम्हारा सजा कम करवा देंगे वगैरह वगैरह, किसी भी प्रकार से अगर इस तरह से ये सब कुछ करके अगर कन्फेशन करवाया गया है, थ्रेटनिंग देके, प्रॉमिस करके, या किसी भी प्रकार का जो है इंडसमेंट वगैरह वगैरह जो भी है, अगर इस तरह का करके कन्फेशन लिया गया है तो वो कन्फेशन क्या होगा? इररिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, इररिलेवेंट हो जाएगा। इररिलेवेंसी समझ लेते हैं आप लोग, जो उस फैक्ट से जो है रिलेवेंट नहीं होगा वो इररिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको आ गया कि कन्फेशन जो है इररिलेवेंट कब हो जाएगा? सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग से। तो जब कन्फेशन थ्रेटनिंग के द्वारा, प्रॉमिस के द्वारा, अगर इन सब चीजों के द्वारा डरा धमका कर लिया गया है तो वो इररिलेवेंट हो जाएगा। सेक्शन 25 में कह रहा है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर, यानी पुलिस अधिकारी को जो के सामने जो कन्फेशन किया जाता है वो उसका बात किया गया है धारा 25 में। पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति का साबित ना किया जाना। किसी पुलिस ऑफिसर से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित ना की जाएगी। देखिए, 25 के अनुसार, धारा 25 के अनुसार, अगर पुलिस ऑफिसर के द्वारा कन्फेशन करवाया गया है तो पुलिस ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन वो जो है साक्ष्य के रूप में कोर्ट के अंदर या जो है साबित नहीं किया जाएगा, और ना ही किसी तरह का जो है एक्यूज के खिलाफ उसका प्रयोग किया जाएगा, धारा 25 के हिसाब से। धारा 26 में कह रहा है पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति। ठीक है, अब मान लीजिए पुलिस जो है रिमांड में लिया है, कस्टडी में लिया है, तो पुलिस तो डरा धमका के, मारपीट करके कुछ भी कन्फेशन करवा सकता है। तो पुलिस अधिकारी के जो कस्टडी में है, जब कोई एक्यूज कस्टडी में है या मान लीजिए कस्टडी के बाहर है, अगर कस्टडी में नहीं है तो अगर कन्फेशन लिया गया तो वो प्रूफ नहीं किया जाएगा अंडर सेक्शन 25, और अगर किसी तरह से डरा धमका कर लिया गया है कन्फेशन, वो इररिलेवेंट हो जाएगा अंडर सेक्शन 24। ठीक है, और अगर कस्टडी में है और पुलिस ऑफिसर के द्वारा कन्फेशन लिया गया है अंडर सेक्शन 26, तो भी वो इररिलेवेंट हो जाएगा, वो भी जो है रिलेवेंट नहीं होगा। ठीक है, 26 के अकॉर्डिंग से ये बात कर रहा है, उसको भी साबित नहीं किया जाएगा। 27 में कह रहा है अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में कितनी साबित की जाएगी। ठीक है, 27 में कह रहा है हाउ मच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एक्यूज। अब एक्यूज से जो है बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ले लिया, तो कितना इन्फॉर्मेशन जो है साबित किया जा सकता है उसकी बात कर रहा है धारा 27 में। ठीक है, परंतु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य किया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से जो पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप उसके पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से उतनी ही, चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी तद द्वारा पता चले हुए तथ्य के स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जाएगी। यानी जो फैक्ट से रिलेटेड है, जो बातें, जो भी मान लीजिए बयान लिया गया है, कुछ भी लिया गया है, इंफॉर्मेशन लिया गया है, तो वो उतना ही इंफॉर्मेशन जो है
साबित होगा। उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात की गई संस्वीकृति सुसंगत है। यानी यदि कोई ऐसी स्वयं स्वीकृति जैसा कि धारा 24 में निर्दिष्ट है, यानी डरा धमका वाला, न्यायालय की राय में उसके मन पर प्रभाव के जो ऐसी किसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से कारित हुआ है पूर्णतः दूर हो जाने के पश्चात की गई हो तो वह सुसंगत है। यानी 24 का एक्सेप्शन है, देखिए 24 का जो है एक्सेप्शन क्या है 28, ठीक है। 24 में कह रहा है कि कन्फेशन जो है अगर डरा धमका करके किसी तरह से लिया गया है तो वो इररिलेवेंट होगा। लेकिन 28 में कह रहा है कि अगर कन्फेशन डरा धमका करके जो लिया गया है, यानी उस समय जब लिया गया था, तो जब डरा धमका करके लिया जा रहा था तो उस समय जो कन्फेशन लिया गया वो तो इररिलेवेंट हो जाएगा। लेकिन जब उसका डर खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ देखिए रिमूवल ऑफ थ्रेट, यानी जब उसका डर खत्म हो गया, जो वादा किया गया वो चीज खत्म हो गया, जो बाकी चीजें होता है, अगर वो सारा चीज रिमूव हो गया, हो जाता है, उसके बाद अगर कन्फेशन लिया जाता है तो वो क्या हो जाएगा, रिलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो 24 और 28 ये दोनों को आप एक साथ जो है समझ सकते हैं, और 25, 26, 27 ये तीनों को आप एक साथ समझ सकते हैं, बहुत ही इजी है। और धारा 29 में कह रहा है कन्फेशन अदरवाइज रिलेवेंट नॉट टू बिकम इररिलेवेंट, ठीक है। अन्यथा सुसंगत संस्कृति को गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत न हो जाना। यदि ऐसी संस्कृति अन्यथा सुसंगत है तो वह केवल इसलिए कि वह गुप्त रखने के वचन से अधीन या उसे अभिप्राप्त करने के प्रयोजनार्थ अभियुक्त व्यक्ति से की गई प्रवंचना के परिणाम स्वरूप या उस समय जबकि वह मत था की गई है, अथवा इसलिए कि वह ऐसे प्रश्नों के चाहे उनका रूप कैसा ही क्यों न हो उत्तर में की गई थी जिनका उत्तर देना उसके लिए आवश्यक नहीं था, अथवा केवल इसलिए कि उसे यह चेतावनी नहीं दी गई थी कि वह ऐसी संस्कृति करने के लिए आबद्ध नहीं था और उसके विरुद्ध उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा, विसंगत नहीं हो जाती है। यानी बोल रहा है कि जो कन्फेशन है वो कब सुसंगत हो जाएगा, कब विसंगत हो जाएगा, उसकी बात कर रहा है धारा 29 में। यानी इररिलेवेंट कब होगा और रिलेवेंट कब हो जाएगा, ये धारा 29 में इस बात का जिक्र कर रहा है। फिर उसके बाद देखिए, यानी 24 से लेकर के 29 तक हमारा क्या है, कन्फेशन वाला पार्ट। कन्फेशन वाला जो पार्ट था हम लोग का धारा 24 से लेकर के धारा 29 तक, ये हम लोग खत्म कर लिए। 24 में सिंपली समझ लिया, अगर डरा धमका करके लिया गया है तो वो इररिलेवेंट हो जाएगा, और 25 में समझिए अगर पुलिस ऑफिसर के द्वारा लिया गया कन्फेशन तो वो रिलेवेंट नहीं होगा, यानी साबित नहीं होगा। और 26 में समझ लिया अगर कस्टडी में है, अभिरक्षा में है, और वो पुलिस ऑफिसर के द्वारा लिया गया है कोई कन्फेशन तो वो भी रिलेवेंट नहीं होगा, साबित नहीं किया जाएगा। 27 में है कितना इन्फॉर्मेशन लिया जा सकता है, जितना की फैक्ट जो है प्रूफ करने के लिए पर्याप्त होगा। फिर 28 में उसी का अपोजिट 24 का कि कन्फेशन जो है जब थ्रेट जो है रिमूव हो गया तो कन्फेशन अगर लिया गया है तो वो रिलेवेंट हो जाएगा। 29 में समझ लीजिए कब रिलेवेंट होगा कब इररिलेवेंट होगा, ये 29 में बोल रहा है, ठीक है। तो कन्फेशन वाला जो पार्ट था हम लोग का धारा 24 से लेकर के 29 तक एविडेंस एक्ट में 1872 इसको हम लोग खत्म कर दिए। अब हम लोग समझ लेते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन कहाँ है, सेक्शन 32 में, फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड, ठीक है। यानी जो व्यक्ति मरने वाला है, ठीक है, या मर गया है, मान लीजिए मर गया है, और मरते मरते यानी मरने के समय में जो है कुछ वो डिक्लेरेशन करके गया है, लिख करके गया है, लिखित में चाहे मौखिक में, मान लीजिए किसी के सामने, मेडिकल ऑफिसर के सामने या पुलिस ऑफिसर के सामने कुछ बयान देके गया, कुछ भी ऐसा तरह का हो गया है तो उसको हम लोग डायन डिक्लेरेशन बोलते हैं, और उसको जो है एविडेंस एक्ट में सही माना गया है। तो हम लोग डायरेक्ट जो है धारा 32 को देख लेते हैं। धारा 32 में दिया गया है डाइंग डिक्लेरेशन, इसको हम लोग समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है या मिल नहीं सकता इत्यादि। अब मान लीजिए कोई खो गया है या मर गया है, अब खो गया है अगर 7 साल तक तो नहीं मिलेगा तो मरने ही उसको बोलेंगे ना। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है आपके सामने से अचानक जो है कहीं चला गया, खो गया, राइट, खो गया, वो कहीं नहीं दिख रहा है। अब सुभाष चंद्र बोस वाला जो बात है ना, जो सुभाष चंद्र बोस, वो अभी तक जो है उनका कोई प्रमाणित नहीं है कि उनका मृत्यु हुआ है, तो वो क्या है, खो जाना। यानी अब खो जाना, अगर 7 साल तक जो है कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो उसको मृत्यु घोषित किया जाता है अपने इंडिया में, अपने जो इंडिया का कानून है उसके अकॉर्डिंग से, ठीक है। तो मृत्यु घोषित कर दिया गया, वो अगर नहीं मिल रहा है। अगर कोई व्यक्ति डेड हो गया, ठीक है, या मान लीजिए खो गया, कहीं पर चला गया और वो 7 साल से गायब है, या किसी भी तरह का जो है गायब हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब ये तीनों में से कुछ भी बोलिए, अगर ये सब चीज हो जाता है और वो मरने के से पहले या खो जाने से पहले या गायब होने से पहले कोई बयान देके गया है, चाहे वो लिखित में चाहे मौखिक में, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, रिलेवेंट हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं उसको डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा, राइट। उसकी बात कर रहा है धारा 32 में। सुसंगत तथ्यों को लिखित या मौखिक कथन जो ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए थे जो मर गया है या मिल नहीं सकता है या साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है, या जिसकी हाजिरी इतने विलंब या व्यय के बिना जो है उपात्त नहीं की जा सकती है जितना मामला की परिस्थितियों में न्यायालय की अभियुक्त प्रतीत होता है। ये सब दशा है। पहला दशा दिया है कि जबकि वह मृत्यु के कारण संबंधित है, दूसरा दिया है कि अथवा कारोबार के अनुक्रम में किया गया है, तीसरा अथवा करने वाले हित के विरुद्ध। सिंपली समझिए, इतना आपको डीपली में नहीं जाना है, आपको बस सिंपली क्या समझना है, ये इसमें जो है टोटल जो है 8 को कंडीशन दिया है। ये 8 कंडीशन जो है धारा 32 का, अगर इस किसी भी कंडीशन में आ जाता है कोई व्यक्ति और डाइंग डिक्लेरेशन देके कोई स्टेटमेंट देके गया है, चाहे वो ऑरली चाहे वर्बली, लिखित में चाहे मौखिक में, तो वो क्या हो जाएगा,
उसको जो है साबित कर लिया जाएगा, उसको जो है एविडेंस मान लिया जाएगा, प्रूफ मान लिया जाएगा। ठीक है, तो डाइंग डिक्लेरेशन हम लोग समझ लिए धारा 32 में। अब हम लोग समझते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी जो साबित करने का जो बर्डन होता है वो किसके ऊपर होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ आपको पता होना चाहिए सेक्शन 101 से लेकर के सेक्शन 111 तक है, यानी 101 से लेकर 111 तक है बर्डन ऑफ प्रूफ। पहले हम लोग समझते हैं 101 बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है। एविडेंस एक्ट का पार्ट 3 में जाओगे तो आपको मिल जाएगा पार्ट 3 में प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। इसमें चैप्टर जो है 7 में मिलेगा ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ। 101 धारा में है बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी सबूत का भार। जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है जिन्हें वह प्रख्यान करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है। जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है तब वो यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है 101 में सिंपल बताया गया है। जो व्यक्ति जो है कोई केस किया है और वो कोई जो है कोर्ट से कोई निर्णय लेना चाहता है, कोई सबूत पेश कर रहा है, तो उसी के ऊपर जो है सारा बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। जैसे मान लीजिए एक सपोज मैं दे रहा हूं, मेरा दोस्त का मर्डर हो गया है, ठीक है। अब मेरा दोस्त का मर्डर हो गया, हम जो है इन्फॉर्मेंट है, मैन इन्फॉर्मेंट उसमें हम है, तो वो मेरे ऊपर बर्डन हो जाएगा सारा चीज जो है प्रूफ करने का। या मान लीजिए ये तो क्रिमिनल वाला मैटर था, सिविल वाला ले लेते हैं कोई मैटर। मान लीजिए हम कोई प्लेंट फाइल किए हैं, ठीक है, तो प्लेंट जो फाइल किए हैं, हम प्लेंटिफ है ना, तो प्लेंटिफ के ऊपर ही सारा बर्डन ऑफ प्रूफ है। जो भी हम फैक्ट जो है प्लेंट में दे रहे हैं, जो भी हम फैक्ट बता रहे हैं कोर्ट के समक्ष, जो भी हम ऑर्डर करवाना चाह रहे हैं, तो वो मेरे ऊपर जो है बर्डन ऑफ प्रूफ है अकॉर्डिंग टू 101 सेक्शन, ठीक है, एविडेंस एक्ट। 102 में क्या कह रहा है, ऑन हुम बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी किसके ऊपर जो है बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है, उसकी बात कर रहा है धारा 102 में। बस इसी का जो है 101 में जैसे बताया उसी तरह 102 में बता रहा है। 102 में क्या कह रहा है, सबूत का भार किस पर होता है, वही बात है। किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो गया, जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई भी साक्ष्य ना दिया जाए। मान लीजिए दोनों में से जो है कोई किसी भी तरफ से कोई साक्ष्य नहीं दिया जा रहा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, जो केस किया है ना, उसी के ऊपर ना सबूत का भार होगा भाई। एक एग्जांपल देते हैं आपको, समझ लीजिएगा। एग्जांपल क्या कह रहा है, क जो है क में बता रहा है, ख पर उस भूमि के लिए क वाद लाता है जो ख के कब्जे में है, ठीक है, और जिसके बारे में क प्राख्यान करता है कि वह ख के पिता, ठीक है, ग को बिल द्वारा क के लिए दी गई थी। यदि किसी भी ओर से कोई साक्ष्य नहीं दिया जाए तो ख इसका हकदार होगा कि वह अपना कब्जा रखे रहे। वही सिंपल कहानी है। जैसे मान लीजिए कि मेरा कोई जमीन है और मेरे जमीन पर कोई जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। हम क्या किए, कोर्ट में केस फाइल किए, ठीक है, अपना पोजीशन सूट फाइल किए, ठीक है, पोजीशन सूट फाइल किए, तो कोर्ट में जो है केस जब फाइल किए पोजीशन सूट, तो मेरे ऊपर ना बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। अगर हम प्रूफ नहीं कर पाए कि वो जमीन मेरा है, तब तो जिसका कब्जा में है उसी के कब्जा में रहेगा। लेकिन सबूत का भार किसके ऊपर गया, जो केस किया, जो सूट फाइल किया, ठीक है। तो ये 102 में बोल रहा है कि उसी के ऊपर होगा बर्डन ऑफ प्रूफ जो केस करने वाला है, ठीक है। जो कुछ अपना जो है मान लीजिए कोई जमीन कब्जा में है, उसका जमीन किसी और के कब्जा में है, तो वो अपने कब्जे में वापस लेना चाह रहा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के पास है जो केस करने वाला है, जो सूट फाइल किया है। 103 में क्या बोले, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट। अब कुछ कुछ जो है पर्टिकुलर फैक्ट है जिसके आधार पर जो है बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है। विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार, किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से यह चाहता है कि वह उसके अस्तित्व पर विश्वास करे, जब तक कि किसी विधि द्वारा यह उपबंधित न हो कि उस तथ्य के सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा। यानी बोल रहा है कि जब कोई पर्टिकुलर फैक्ट जो है कोर्ट के समक्ष, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट, द बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू एनी पर्टिकुलर फैक्ट लाइज ऑन दैट पर्सन हु विशेस द कोर्ट टू बिलीव इन इट्स एग्जिस्टेंस अनलेस इट प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ that the proof of the fact shall lie on any particular person, ठीक है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा है यहाँ पे, ख को क चोरी के लिए अभियोजित करता है और न्यायालय से यह चाहता है कि न्यायालय यह विश्वास करे कि ख ने चोरी की स्वीकृति ग से की। अब क को स्वीकृति साबित करनी होगी, यानी क जो है इंफॉर्मेंट है ना, जैसे हम मर्डर वाला उदाहरण दिए थे आपको, तो जो इंफॉर्मेंट है, जो सूचना दे रहा है कोर्ट के समक्ष, उसी के ऊपर लाई करेगा ना बर्डन ऑफ प्रूफ। पर्टिकुलर फैक्ट जो है ये बता रहा है 103 में। 104 में क्या कह रहा है, साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो उसे साबित करने का भार, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ फैक्ट टू बी प्रूव्ड टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। अगर कोई एविडेंस है उसको एडमिसिबल करना है तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा, बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट जो है वो प्रूव्ड करना होगा, यानी प्रूफ करना होगा। साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए उस तथ्य साबित किए जाने हो, ये बात कर रहा है किसमें, धारा 104 में, ठीक है। अब 105 में बोल रहा है बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केसेस ऑफ एक्यूज्ड कम्स विद इन एक्सपेक्टेशन। अब जो है कोई व्यक्ति है, एक्यूज्ड है, और वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कोर्ट से। व्हेन अ पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंसेस द बर्डन ऑफ प्रूफ
of existence of circumstances having the case within any of the general exception in the Indian Penal Code 45 of 1860 or within any special exception। आपको सिंपली बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ये मर्डर कर दिया और वो बोल रहा है कि सर हम जो मर्डर किए हैं ना, ये हम सेल्फ डिफेंस में किए हैं, ठीक है, या प्राइवेट डिफेंस में किए हैं, यानी जनरल एक्सेप्शन के तहत किए हैं। जनरल एक्सेप्शन कहां है? इंडियन पिनल कोड में। आप सभी को पता होगा, फिर से रिपीट कर देते हैं। जनरल एक्सेप्शन है सेक्शन 76 से लेकर के 106 तक, 31 सेक्शन जो है जनरल एक्सेप्शन में है, ठीक है। तो जनरल एक्सेप्शन में आपको व्यक्ति बोल रहा है मर्डर किए हैं, तो जो व्यक्ति बोल रहा है कि हम जनरल एक्सेप्शन में मर्डर किए हैं, उसी व्यक्ति के ऊपर ना मान लीजिए कि बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। ऐसा थोड़ी है कि कोई दूसरा व्यक्ति प्रूफ करेगा या इन्फॉर्मेंट प्रूफ करेगा, जो एक्यूज है वो है ना प्रूफ करेगा। 106 में बोल रहा है स्पेशल विद इन नॉलेज, fact especially within knowledge, when any fact is especially within the knowledge of any person, the burden of proof that fact is upon him। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो जबकि कोई तथ्य विशेषता किसी विशेष व्यक्ति को ज्ञान में है, तब उस व्यक्ति को साबित कर। अब कोई चीज का जो है ज्ञान किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर है कि भाई फलना व्यक्ति ही इस चीज को देखा है, ये जो एविडेंस होगा उसमें जो विटनेस होगा वो वही व्यक्ति जो है देखा है। ए जो है बी का मर्डर किया और सी ने देखा, तो सी आई विटनेस हो गया, तो सी के ऊपर ना बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। ये बात कर रहा है धारा 106 में, स्पेशल विद इन नॉलेज। अगर किसी स्पेशली व्यक्ति के पास नॉलेज है जिस चीज का, तो उसी के ऊपर लाई करेगा बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक। 107 बोल रहा है डेथ ऑफ पर्सन नोन टू बी हैव बीन अलाइव 30 ईयर, यानी 30 साल से व्यक्ति 30 साल जो है मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जिंदा नहीं है, अगर कोई व्यक्ति है जिसका मृत्यु हो गया है और 30 साल जो है बीत गया है, यहाँ बोल रहा है उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है। अब कोई व्यक्ति जो है बोल रहा है कि 30 वर्ष पहले कोई व्यक्ति मर गया है, जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है। ए जो है 30 साल पहले क्या हो गया, मर गया, डेथ हो गया, ठीक है। और सी जो है कोर्ट के समक्ष बोल रहा है आके कि सर ए जो है जीवित है, जबकि ए जो है 30 साल पहले मर गया है। अब सी बोल रहा है कि ए जीवित है, तो सी जब बोल रहा है ए जीवित है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर जाएगा? सी के ऊपर। सिंपल बात है। 107 में 108 में बोल रहा है वही बात, अगर 7 साल से अधिक है, मान लीजिए ए जो है 7 साल पहले मर गया है और सी अभी जाके बोल रहा है कोर्ट में कि ए जीवित है, तो सी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा, ठीक है। धारा 109 में कह रहा है पार्टनर्स लैंडलॉर्ड टेनेंट, इसकी बात कर रहा है कहां पे? 109 में। मालिक और अभिकर्ता के मामलों में सबूत का भार। जबकि प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति भागीदार, भूस्वामी और अभिधारी या मालिक और अभिकर्ता है और यह दर्शित कर दिया गया है कि वे इस रूप में कार्य करते हैं रहे हैं, तब साबित करने का भार क्रमशः इन संबंधों के परस्पर अवस्थित नहीं है या अवस्थित होने के परिपक्व हो चुके हैं इस व्यक्ति पर है जो उस प्रतिज्ञात है। When the question is whether person are partners, landlord and tenant or principal and agent, it has been shown that they have been acting as such. The burden of proof that they do not stand or have ceased to stand to each other in those relationship respectively is on the person who affirms it। यानी जो उस व्यक्ति का प्रतिज्ञात करता है, जैसे मान लीजिए जैसे बहुत सारा है, कोई पार्टनर कंपनी है, उसमें पार्टनर है, लैंडलॉर्ड है, टेनेंट है, ये सब अलग मैटर है। तो जो उसमें जो है प्रतिज्ञात कर रहा है, जो कहीं ना कहीं अफर्म कर रहा है कोई चीज, तो उसी के ऊपर जाएगा बर्डन ऑफ प्रूफ, धारा 109 में। सिंपल आप इसको कीवर्ड से याद रखिएगा, धारा 109 को पार्टनर, लैंडलॉर्ड, टेनेंट, ठीक है। धारा 110 में बोल रहा है कि ऑनरशिप का बात है। 110 में स्वामित्व के बारे में सबूत का भार। जबकि प्रश्न यह है कि कोई व्यक्ति किसी चीज का स्वामी है जिस पर उसका कब्जा होना दर्शित किया गया है, जब यह साबित करने का भार कि वह स्वामी नहीं है उस व्यक्ति पर है जो प्रतिज्ञात करता है कि वह स्वामी नहीं है। जैसे कि हम पहले बोले, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है बोल रहा है कि ये मेरा कार है, ये जो घर है ये मेरा घर है, हम बोल रहे हैं कि ये मेरा घर है और ये सच में मेरा घर है, इसका डॉक्यूमेंट मेरे पास है, ये जो प्रॉपर्टी है इसका प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट मेरे पास है। कोई थर्ड पर्सन आके बोल रहा है कि ये इसका घर नहीं है, तो जो व्यक्ति बोल रहा है ये इसका घर नहीं है, ये इसका घर का मालिक नहीं है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर जाएगा? जो बोल रहा है। धारा 110 में वही बात बोल रहा है, एज टू ओनरशिप। और 111 में बोल रहा है गुड फेथ उन संव्यवहारों में सद्भाव साबित किया जाना जिसमें एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है, ठीक है। यहां तक कि उन पक्षकारों के बीच को सद्भाव के बारे में प्रश्न है जिनमें एक दूसरे के प्रति सक्रिय विश्वास की स्थिति में है, वहां उस संव्यवहार का सद्भाव को साबित करने का भार उस पक्षकार पर है, सक्रिय विश्वास की स्थिति में है। यानी इसमें बोल रहा है कि जो गुड फेथ है, जैसे कि हम आपको एग्जांपल देते हैं, कक्षीकार द्वारा अटॉर्नी के पक्ष में किए गए विक्रय का सद्भावना कक्षीकार द्वारा लाए गए वाद में प्रश्नगत है, संव्यवहार का सद्भाव साबित करने का भार अटॉर्नी पर है। अगर कोई जो है मान लीजिए कि पुत्र द्वारा जो कि हाल ही में, दूसरा एग्जांपल देखिए, पुत्र द्वारा जो कि हाल ही में प्राप्त व्यय हुआ है, पिता को किए गए किसी विक्रय का सद्भाव पुत्र द्वारा लाए गए वाद में प्रश्नगत है, संव्यवहार में सद्भाव को साबित करने का भार पिता पर है। अब पिता बोल रहा है कि हम इसको सच में दिए हैं, मतलब इसके गुड फेथ की बात कर रहा है, तो उसका जो है भार किसके ऊपर होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ पिता के ऊपर, क्योंकि
जो उसको जो है ये कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए जो है कोई व्यक्ति कोई गलत काम किया है, ठीक, बैड काम किया है, ठीक, कोई व्यक्ति है जो गलत काम किया है, ठीक, हम बोल रहे हैं कि नहीं ये गलत काम नहीं किया है, तो जो हम जब बोल रहे हैं ये गलत काम नहीं किया है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, मेरे ऊपर, ठीक है। यही बात कर रहा है धारा 11 में, 111 में, ठीक है। तो हम लोग जो है कन्फेशन, डाइंग डिक्लेरेशन, बर्डन ऑफ प्रूफ, ये तीनों जो है टॉपिक हम लोग खत्म कर दिए हैं। अब हम लोग आते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन में। एक्सपर्ट ओपिनियन यहाँ है धारा 45 में। धारा 45 को ध्यान से देखिएगा, अपने बैरेक्ट में एक्सपर्ट ओपिनियन मिल जाएगा आपको। में ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ और साइंस और आर्ट आइडेंटिटी, यानी कुछ भी आइडेंटिटी, मान लीजिए कोई हैंड राइटिंग का पहचान करना है, कोई साइंस से रिलेटेड है, कोई मेडिकल से रिलेटेड कोई चीज साबित करना है, या कोई इस तरह का चीज है, जैसे मान लीजिए बहुत प्राचीन सभ्यता का कुछ चीज है, तो जो उस पर्टिकुलर उस फील्ड का जो एक्सपर्ट होगा, उस पर्टिकुलर फील्ड का जो एक्सपर्ट होगा उसका राय लिया जाएगा, उसका इसीलिए बोलते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन। कोर्ट के अंदर जो है उसको बुला करके उसका जो है राय लिया जाएगा, ओपिनियन लिया जाएगा। तो वो किस धारा के तहत लिया जाएगा, सेक्शन 45 के तहत, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। और सेक्शन 45A यानी धारा 45A में बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, यानी जब कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से रिलेटेड कोई एक्सपर्ट का ओपिनियन लिया जाता है तो वो धारा 45A में लिया जाएगा, ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ठीक है। उसके बाद धारा 46 में क्या कह रहा है, धारा 46 में बोल रहा है फैक्ट बियरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। अब मान लीजिए कोई एक्सपर्ट का ओपिनियन है, उसके आधार पर कोई फैक्ट जो है अगर मान लीजिए मिलता है, उसी का बात कर रहा है। विशेषज्ञों की राय से संबंधित तथ्य, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, सुसंगत होते ही हैं यदि वे विशेषज्ञों की राय का समर्थन करते हो या उनसे असंगत हो, जबकि ऐसी राय सुसंगत हो। यानी सिंपल आपको बस याद रखना है, एक्सपर्ट ओपिनियन जो है धारा 45 में है और धारा 45A में है एक्सपर्ट ओपिनियन जो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का जब होगा, और धारा 46 में बोल रहा है जब कोई एक्सपर्ट ओपिनियन दिया जाएगा तो उससे रिलेटेड जो फैक्ट है जो बियर होगा उसकी बात कर रहा है धारा 46 में। अब हम लोग समझ जाते हैं लास्ट वाला टॉपिक, रेस गेस्टे। रेस गेस्टे का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, ये सेक्शन 6 में आपको मिल जाएगा, सेक्शन 6 एविडेंस एक्ट में मिल जाएगा। रेस गेस्टे का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, सेक्शन 6 को हम लोग समझते हैं। सेक्शन 6 में आखिर बात क्या कर रहा है, एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति, जो तथ्य विवाद्य न होते हुए भी किसी विवाद्य तथ्य से उस प्रकार सुसंगत है, सशक्त है कि वे एक ही संव्यवहार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत है, चाहे वे उसी समय और उस स्थान पर या विभिन्न समयों में घटित हुआ हो। अब देखिए, हमको एक एग्जांपल से बता रहे हैं आप सभी को। धारा 6 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो धारा 6 है उसमें बोल रहा है रेस गेस्टे का सिद्धांत, ठीक है। अब रेस गेस्टे का सिद्धांत क्या है भाई, तो रेस गेस्टे का सिद्धांत ये है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है ए नाम का है और कोई व्यक्ति है डी नाम का। ए जो है डी के ऊपर हमला कर रहा है, मारपीट कर रहा है। तो ए जो है ना डी के ऊपर जब मारपीट कर रहा है तो उस दौरान या उससे पहले या उसके बाद अगर ये तीनों में से कभी भी अगर डी हल्ला करता है, चिल्लाता है बचाओ बचाओ बचाओ, तो डी जो चिल्ला रहा है, हल्ला कर रहा है, ठीक है, तो ये जो है ना इसका जो पहले या बाद या जिस समय मारपीट कर रहा है उस समय जो ये चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, ये यही बोल रहा है इसमें जो है रेस गेस्टे का सिद्धांत, यानी वो भी जो है उस समय भी वो चीज का रिलेवेंसी होगा, यानी वो रिलेवेंट होगा कि अगर मारपीट कर रहा है उस दौरान वो हल्ला किया, मारपीट करने के पहले किया या उसके बाद किया, तो वो जो है वो भी कहीं ना कहीं रिलेवेंट हो जाएगा। ये बोल रहा है रेस गेस्टे का सिद्धांत, ठीक है। तो हम लोग जो है इंडियन एविडेंस एक्ट में कन्फेशन समझ लिए, धारा 24 से 29 तक, डाइन डिक्लेरेशन धारा 32 में, बर्डन ऑफ प्रूफ धारा 101 से धारा 111 तक, और एक्सपर्ट ओपिनियन धारा 45, फिर 45A 46, और रेस गेस्टे का जो सिद्धांत है एविडेंस एक्ट का धारा 6 में है। ये सारा चीज हम लोग कवर कर चुके हैं। क्योंकि हम लोग के पास समय बहुत कम है, इस वजह से हम लोग थोड़ा फास्ट में जो है सब चीज को देख रहे हैं, और बहुत कम समय है, और जो बाकी जो पेपर्स बचे हुए हैं वो सारे पेपर्स हम लोग कवर करेंगे। और आप लोग भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लैंडमार्क केसेस को और लीगल मैक्सिमम जो है वो सबको देखते रहिए। और बहुत कम समय है दोस्तों, और बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सही से तैयारी चल रहा है, और बहुत अच्छा जो है एग्जाम जाएगा AIB 20 का। जब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो लगता है कि बहुत ज्यादा इजी एग्जाम है। अगर आप लोग सही ढंग से तैयारी होगा तो 100% जो कैंडिडेट है वो पास होगा इस बार, ठीक है। 100% 100 में से जो हमको लगता है 90% कैंडिडेट पास हो जाएगा, अगर सही तरीके से आप लोग जो है पढ़िएगा और समझिएगा, एग्जाम को दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।